आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी मक्के की आटे की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह मक्के के आटे की कचौरी जो है उसे आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि 2-3 दिन तक रखकर हम खाएं और ख़राब ना हो, तो भी यह ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आज हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो यदि मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और इस बॉल में मैंने आधे कप के लगभग उड़द का दाल लिया है, और जितना मैंने उड़द दाल लिया है उतना ही मैंने मूंग का दाल लिया है। उसके बाद हमें इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसे रगड़कर साफ़ कर लेनी है। तो धो लिया है मैंने, अब इसे ढक कर हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाए। उसके बाद कचौड़ी से खाने के लिए हम यहाँ पर एक चटनी बनाएंगे। तो चटनी में मैंने बैगन लिया है। बैगन हमारा थोड़ा सा सड़ा हुआ था तो मैंने उसे काट के हटा दिया है, और अच्छी तरह से कट करके मैंने देख लिया है कि और कहीं से तो ख़राब नहीं था। और उसके बाद मैंने एक बैगन और 3 टमाटर को गैस के फ्लेम पर रख दिया है ताकि यह धीरे धीरे पकता रहे। तो जब तक चटनी के लिए हमारी बैगन और टमाटर पक रही है तब तक चलिए कचौड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, और बाउल में मैंने आधा कप मक्के का आटा लिया है। तो मक्के का आटा मैंने लिया है आधा कप, और आधा कप ही मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी डाला है। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है मोयन के लिए, ताकि हमारा जो कचौड़ी है वो खस्ता बने। मक्के का आटा जो होता है वो अच्छी तरह से बाइंड नहीं होता है, जैसे हम गेहूँ के आटा लगाते हैं या फिर मैदे में एक अच्छा सा बाइंडिंग आता है, वैसे मक्के के आटे में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा ऐड किया है ताकि अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाए। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले मसल कर अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। यहाँ पर मैंने मक्का का जो आटा लिया है वो पतंजलि वाला मक्का का जो आटा आता है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एकदम सख्त सा आटा लगाकर तैयार करना है। मक्के का आटा जो होता है वो थोड़ा सा हाथों में एकदम चिकना चिकना लगेगा आपको। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूंथना शुरू कर दिया है, और इसका एकदम सख्त आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से डो लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना सख्त है। इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट होकर तैयार हो जाए। उसके बाद इसकी स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियों को लिया है, जिसमें मैंने मूली लिया है, गाजर लिया है, धनिया पत्ता लिया है, अदरक लिया है, मिर्च लिया है, और 1 टमाटर मैंने लिया। सारी चीज़ों को एकदम बारीक बारीक हमें चॉप कर लेनी है। तो आप चाकू से भी काट सकते हैं या फिर ग्रेटर जो होता है उससे भी घिसकर गाजर और मूली को आप ले सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को मैंने चॉप किया है। तो चॉप करने से ये होता है कि पानी ज़्यादा रिलीज नहीं करता है, और यदि आप इसे ग्रेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करता है। तो यदि आपको पानी ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा पानी आप निकाल लें, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकाला है। आधी चम्मच के लगभग मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, और स्वाद अनुसार उसके बाद मैंने नमक डाला है। तो यहाँ पर जो नमक डालनी है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही डालनी है, क्योंकि स्टफिंग वगैरह में नमक जो रहता है ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आम वाला जो अचार आता है ना उसका इस्तेमाल किया है। 1 मैंने आम अचार को ले लिया है। आपके पास आम अचार ना हो तो आप यहाँ पर खटाई भी डाल सकते हैं। यहाँ चूँकि मैंने कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो कच्ची सब्जियों को जब हम काटते हैं या फिर ग्रेट करते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी का अंश होता है। तो उसी पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें सत्तू का इस्तेमाल किया है। तो जो अचार मैंने डाला है उसे अच्छी तरह से मसल कर उसके गूदे को हम निकाल लेंगे, और जो उसकी अटली है उसे हम अलग कर देंगे। यहाँ पर सत्तू ज़्यादा नहीं डालना है, बस हमें उतना ही सत्तू का इस्तेमाल करना है जितना कि इसका मॉइस्चर को वो खींच ले। मतलब कि हल्का सा ड्राई लगे, मतलब मॉइस्चर भी रहे लेकिन हल्का सा ड्राई हो जाए, मतलब कि एकदम लगे ना कि इसमें बहुत सारा पानी है। तो इसलिए मैंने 3 चम्मच सत्तू डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो मुझे लगा कि यह परफेक्ट है, इसमें अब सत्तू वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उतना ही सत्तू सब्जियों के जो मॉइस्चर है उसको सोख लेगा। तो अच्छी तरह से हमें ऊपर नीचे करके इसे मिला लेनी है।
तो यहाँ पर मैं कुछ स्टफिंग ज़्यादा ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इसे जब कोई भी चीज़ में आप इसे फिल कर कर आप इसके पराठे वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लिया, इसे अच्छी तरह से मिला भी लिया है। आप देख सकते हैं इसमें मतलब एक सूखा सूखा भी है और एक मॉइस्चर भी है, लेकिन हाथों में आप देख रहे हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसी तरह से आपको एक स्टफिंग को तैयार कर लेनी है। तो स्टफिंग को आप साइड में रख लेते हैं और चलिए इसे खाने के लिए एक चटनी बनाते हैं। जो बैगन टमाटर की चटनी था वो पक चुका है, बैगन टमाटर, तो चलिए उसकी चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए पैन में मैंने सरसों का तेल दिया है। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरा जब चटक जाए तो मैंने लहसुन को बारीक कट करके डाला है। उसके बाद मैंने अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। उसके बाद 2 सूखी हुई लाल मिर्च को मैंने तोड़ कर डाला है। अब यहाँ पर क्या करना है, सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से तेल में आ जाए। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज का प्याज को कट किया था, उसे मैंने डाल दिया है। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर लेंगे, ज़्यादा प्याज को भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट होगा। उसके बाद जो बैगन और टमाटर को मैंने आग में पका कर रखा था उसे हमें इसमें डालनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज में थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। उसके बाद बैगन और टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर बैगन टमाटर को डालने के बाद अच्छी तरह से मतलब कि क्रश कर लेना है। बैगन टमाटर को आग में पकाने से जो चटनी का फ्लेवर होता है थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा आग में पहले पका लिया है। आपको मक्के की कचौड़ी के साथ जो भी चीज़ खाना हो, उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनाना हो, आप उसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर बैगन टमाटर की ही चटनी बनाया था, इसलिए मैंने इस रेसिपी को यहाँ पर शेयर की हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज़ों को क्रश करने के बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर मिला लिया है। तो यह चटनी जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है और बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यह फ्लेम पर पकी हुई रहती है, तो इसे भूनने उनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बस पैन में हमें इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करना है। हमारी चटनी बन चुकी है, तब इसे साइड में रख देते हैं और एक हरी चटनी भी थोड़ा बना लेते हैं। तो हरी चटनी के लिए मैंने धनिया पत्ता डाला है और लहसुन डाला है और अदरक भी डाल दिया है। उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद इसमें एक पूरा नींबू हम इसमें निचोड़ कर डालेंगे। खटाई के लिए मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो दही डाल सकते हैं, आंवला डाल सकते हैं, अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने एक नींबू का इस्तेमाल किया है, तो पूरे नींबू को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ कर डाल दिया है। उसके बाद हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये भी चटनी हमारी बन गई है। तो चलिए उसके बाद मैंने दही बड़े के लिए जो दाल डाला था उसके लिए हम यहाँ पर एक मीठी चटनी भी बना लेते हैं। तो मीठी चटनी के लिए मैंने पैन में तेल दिया, थोड़ा जीरा दिया और एक सूखी हुई मिर्च को तोड़कर डाला है। उसके बाद इमली के पल्प को मैंने छान कर रखा था उसे डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। गुड़ डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, क्योंकि बिना इमली वाली चटनी के जो दही बड़े होते हैं उसमें वो फ्लेवर नहीं आता है। तो मैंने थोड़ा सा इमली चटनी भी जल्दी जल्दी में बना लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे मिला लिया और ये अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है और आपस में मिल चुकी है। तो अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और ऊपर से मैंने भुनी हुई जीरा का पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाला था लेकिन वो स्किप हो गया है। तो अब हमें क्या करनी है, मिलाते हुए इसे अब साइड में रख देना है, क्योंकि फ्लेम मैंने पहले ही ऑफ कर दिया था। तो मीठी चटनी भी बन चुकी है। तो चलिए अब हम दाल को देख लेते हैं। तो दाल भी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर दाल को डाल दिया है मिक्सर जार में और सूखी हुई मिर्च को डाला है तीखापन के लिए। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे स्मूथली पीस लेंगे। मैं यहाँ पर दही बड़ा को थोड़ा पतला ही पीस रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम चम्मच से जल्दी जल्दी डालेंगे। पतला वाला जो दही बड़ा होता है, मतलब पतला जो बैटर होता है, उससे जो दही बड़ा बनती है ना, वो भी बहुत ही मतलब सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो नमक मैंने डाल दिया है और नमक डालने के बाद इसे मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। ऐसे तो मैंने मिक्सर जार में इसे काफ़ी ज़्यादा फेंट कर ही पीसा था, ताकि हमें एक्स्ट्रा और इसे फेंटने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से कभी आप स्मूथली पीस कर भी बनाकर देखिएगा, उसके दही बड़ा का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जल्दी जल्दी में मैंने चम्मच से इसे डालना शुरू कर दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और
आपको लग रहा होगा कि चम्मच से डालने के बाद ये आपस में इकट्ठा हो जाता है, तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा। आप शुरू डालेंगे तो लगेगा कि एक ही साथ इकट्ठा हो जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ना वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा पतला ही पीस कर इसे जल्दी जल्दी से चम्मच से डालना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप कभी बनाइएगा। आपका जो दही बड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बहुत अंदर से बहुत स्पॉन्जी बनेगा, और ये ऐसे भी आप इसे खाएंगे तो बहुत क्रिस्पी लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे ये पक रहा है, तो मैंने इसे धीरे धीरे से अलग करना शुरू कर दिया है और बीच बीच में मैंने पलटना भी शुरू कर दिया है। तो देखिएगा आप सारी जो पीसेस हैं वो अपने आप अलग हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे पीसेस अलग हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे पका लेना है, और इसे तब तक पकाना है कि जब तक थोड़ा सा कलर इसमें अच्छा सा ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे पीसेस अलग हो चुके हैं और धीरे धीरे यह ब्राउन भी हो रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, कलर यहाँ पर हल्का चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते थे मैंने कितना गीला पीसा था और चम्मच से मैंने जल्दी जल्दी से डाला, लेकिन ये सारे पीसेस जो हैं वो अलग हो गए हैं और ये अपने शेप को ले चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, उलटते पलटते हुए इसे पका लेनी है और ये हल्का क्रिस्पी हो जाएगा, उसके बाद हम इसे तेल से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे तेल से अलग कर लेते हैं। तो कभी इस तरह से पतला पीस कर आप बनाकर देखिएगा, आपको काफ़ी खास्ता लगेगा। अब पता चला कि इसे दही में डालने से पहले ही आपने खा के ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, क्योंकि इसका बैटर जो रहता है वो बहुत पतला रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिर से एक बैच और डालना शुरू कर दिया है और दूसरी बैच को हम डालकर फिर से छोड़ देंगे और यह पकता रहेगा। तब तक हम आगे कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैंने आपको बस दिखला दिया है कि पतला बैटर से भी दही बड़ा बन सकता है, इसलिए मैंने इस तरह से चम्मच से डालकर आपको दिखला दिया है। तो 2 बैच मैंने यहाँ पर डाल दिया है, दूसरे बैच को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी कितनी अच्छी तरह से अलग हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे दही बड़े हमारे बन चुके हैं। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और जितना पीस खाना है उतना ही पीस हम गर्म पानी में डालेंगे और बाकी पीस को स्टोर करके हम रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाला था और गर्म पानी में मैंने कुछ पीसेस को डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से पानी को सोख करके और सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और उसके बाद जो मक्के का आटा मैंने लगा कर रखा था उसे ले लेते हैं और एक लोई लेकर हम इसे कटोरी का शेप दे देंगे। जिस तरह से हम स्टफिंग वगैरह पराठे बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें पतला पतला एकदम कटोरी का शेप देना है। और इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें इसे बेलना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम इसे बेलेंगे तो यह फट जाएगा। तो स्टफिंग जो मैंने बना कर रखी थी उसे मैंने डाल दिया है इस पर और अच्छी तरह से स्टफिंग डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि खाने में ज़्यादा टेस्टी लगे। तो मैंने अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा स्टफिंग ज़्यादा ही डाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे बंद करना है। चूँकि यह मक्के का आटा है तो ये थोड़ा सा फटेगा, इसे आपको अच्छी तरह से पिंच करते हुए इसे शेप में लाना रहेगा। तो मैंने आटा इसलिए यहाँ पर ऐड किया था ताकि हम इसकी कचौड़ी को अच्छी तरह से शेप दे सकें। आप देख सकते हैं बीच बीच में फट रहा है, तो मैंने इसे अच्छी तरह से हाथों से पिंच करते हुए इसे अच्छी तरह से एकदम शेप में दे दिया है। आप चाहे तो इसमें हल्का सा बेलन चला सकते हैं ताकि ये इक्वली हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने शेप दे दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बेलन चला दिया है। ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो एकदम फट जाएगा। देख रहे हैं जैसे ही मैंने बेलन चलाया वैसे ही यह फटना शुरू होगा। तो पिंच करके मैंने फिर से इसे इक्वली कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसी तरह से बना लेना है और सारे पीसेस को लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो दही बड़ा मैंने फ्राई किया था तो फ्लेम थोड़ा सा हाई था, लेकिन हमें लो कर दिया है और लो में ही मैंने इसे डाला है। फिर भी आपको लग रहा होगा कि फ्लेम ज़्यादा हाई है, लेकिन उतना हाई नहीं है, मैंने कम कर दिया है। तो इसलिए अब हमें क्या करनी है, इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकानी, क्योंकि कचौड़ी जो है वो थोड़ी सी उसकी जो आउटर लेयर होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और अंदर तक सिके और अच्छी तरह से पके, इसके लिए हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना जरूरी होता है। यदि आप इसे हाई फ्लेम पर पका लेते हैं तो ऊपर से तो ये कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर आपको फिर कच्चा कच्चा लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे पलटने की कोशिश की तो ये टूटने जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने इस यहाँ पर स्पैचुला को ले आया है और इससे मैंने पलटना शुरू किया है। यह थोड़ा सा
सा ज़्यादा ही मतलब खास्ता होता है, क्योंकि इसमें मक्के का आटा पड़ता है। तो इसलिए केयरफुली आपको इसे पलट लेना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यह पक रहा है और हल्का हल्का सा क्रैक्स आ रहा है। तो क्रैक्स आने का मतलब ही होता है कि यह बहुत ही खास्ता बना है। तो उलटते पलटते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि एकदम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा सा कलर ले लिया है। तो कलर लेने के बाद इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम निकलने देंगे। उसके बाद एक एक करके सारे पीसेस को निकाल लेंगे। यह तेल बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, यह नहीं के बराबर समझिए एब्जॉर्ब करता है। लेकिन फिर भी आप इसे यदि फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप तवे वगैरह में चाहे तो फिर एयर फ्रायर में आप इसे बेक कर सकते हैं, सेक सकते हैं। तवे में भी हल्का सा आंच देकर आप धीरे धीरे इसे सेक कर खा सकते हैं। लेकिन तला हुआ जो रहता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप बेफिक्र होकर इसे फ्राई करें, ये तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर और कितने अच्छे तरह से इसमें क्रैक्स आ गया है। तो एक बैच हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी, फिर बैगन टमाटर की चटनी, मीठी चटनी और दही बड़े भी बन चुके हैं और मैंने यहाँ पर कचौड़ी भी फ्राई कर लिए हैं। यानी हमारी प्लेट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आपको जो जो चीज़ बनाने का मन हो इसके साथ बना सकते हैं। यह जो कचौड़ी होती है आप कहीं पर सफ़र में भी इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि प्याज वगैरह का इस्तेमाल इसमें इसलिए मैंने नहीं किया है ताकि यह कुछ दिन तक रह सके। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसे तोड़कर तो देखना बनता ही है कितनी खास्ता बनी हुई है। तो यदि मेरी मक्के की कचौड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।